नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर हमने लूसेंट की पूरी सीरीज को यहाँ पे शुरू किया है, जिसमें हम पूरी लूसेंट को जो सबसे लेटेस्ट किताब है आपकी और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, उस पूरी किताब के शॉर्ट नोट्स को टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनको कवर कर रहे थे। प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को हमने कवर किया, वेदों के बारे में बात करी, उपनिषदों के बारे में बात करी और उसी प्रकार हमने वेदांगों को देखा, पुराणों को देखा, आरण्य ग्रंथों को देखा। विभिन्न प्रकार के नोट्स हमने उस क्लास में कवर किए। आज हम जो धार्मिक साहित्य है दूसरे, जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। और जो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे आपके अलग अलग लेखकों की किताबें आती हैं, कालिदास की रचनाएं हो गई, अष्टाध्यायी हो गई, कल्हड़ की रचना रासतरंगिणी हो गई, उनसे किस काल की जानकारी मिलती है, किस किताब का लेखक कौन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको यहां पर कवर करेंगे। इसके अलावा जो विदेशी लेखक हैं, चाहे चीनी लेखक हो, अरबी लेखक हो, उनकी रचनाओं के और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पहली क्लास को नहीं देखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध और जैन साहित्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला है हमारा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किसमें वर्णित हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है। आपने अब सीधा आंसर करना है, जातक में इनकी पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जातक में वर्णित है या जातक कहानियों का संबंध है, तब आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। ठीक है। हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जब हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनको डिटेल में देखेंगे, वहां पर कवर करेंगे महायान शाखा, हीनयान शाखा कब बनी, कैसे बनी, इनमें क्या अंतर है। यहां पर सिर्फ इनके साहित्य को लेकर के जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास का स्रोत जो हमारा टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। उसी में है आपका हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की एक शाखा है और इस शाखा का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका कथा वस्तु। क्वेश्चन, कथा वस्तु किस बौद्ध शाखा से संबंधित है। आप कहेंगे हीनयान शाखा से संबंधित है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके त्रिपिटक। ठीक है, 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है आपका विनय पिटक, दूसरा है आपका सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। इन तीनों की भाषा क्या है, और न केवल इन तीनों की, सारे बौद्ध साहित्यों की भाषा क्या है। बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनको लेकर एक क्वेश्चन बनता है, उनको यहीं पर नोट कर लीजिए। जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियमों को शामिल किया गया है। जो सुत्त पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनके उपदेशों का संकलन है। और जो अभिधम पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संघ से संबंधित नियम किस पिटक में है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत किस में है। इस प्रकार से मैं आपको साथ साथ में बताते हुए भी चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसा बना है। इसी प्रकार हम पूरी लूसेंट को टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है। देखिए, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, और इससे हमें जैन धर्म की शुरुआती जानकारी प्राप्त होती है। महावीर स्वामी के जीवन कृतियों का विवरण किसमें मिलता है। तो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी घटनाओं की जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र भी आपका एक जैन ग्रंथ है। देखिए, भगवती सूत्र और इसी के बराबर में एक और ग्रंथ है अंगुतर निकाय। इसको इसी के साथ याद कर लीजिए। यह जैन ग्रंथ है और अंगुतर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है। दोनों को लेकर क्वेश्चन बनता है कि जो हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। तो जैन ग्रंथों में वो जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है और बौद्ध ग्रंथों में वो जानकारी अंगुतर निकाय से मिलती है। ठीक है,
दोनों में उल्लेख है 16 महाजनपदों का, बस फर्क है कि यह जैन ग्रंथ है और ये बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र को लेकर के सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि यह किताब किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र जरूर नाम है, तो यह अर्थव्यवस्था की किताब नहीं है, यह आपकी राजनीति की किताब है, पॉलिटी से संबंधित किताब है। ठीक है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा करी गई है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे। क्वेश्चन बना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, किसने मदद करी थी? तब आप कहेंगे चाणक्य ने। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे देता है आपको, देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और विकल्पों में न चाणक्य देगा न कौटिल्य देगा, तो आपको पता होना चाहिए विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, इसमें टोटल अधिकरणों की संख्या कितनी है, अध्यायों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पेपर में बना है। अर्थशास्त्र में अधिकरण 15 है। इसका अनुवादक कौन है? तो इसके अनुवादक श्याम शास्त्री को माना गया है। ठीक है, अगला है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध सीरियल वाइज लिखने का प्रयास पहली बार, वो भी संस्कृत भाषा में, वो किया था कल्हण ने। कल्हण की रचना है राजतरंगिणी, और इसमें यह प्रयास किया गया कि सीरियल वाइज इतिहास को यहां पर लिखा जाए। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, राजतरंगिणी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी की बात करें तो यह आपके कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, कश्मीर के एक राजा थे, राजा जयसिंह। उन जयसिंह के दरबारी थे कल्हण, और उन्हीं के टाइम पीरियड में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना करी। तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको देता है। ठीक है, 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन इसमें किया गया है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आया है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की है। ठीक है, इस वाले फैक्ट को भी याद करना है। नेक्स्ट है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें मिलता है? तो अरबों के द्वारा सिंध विजय का, सिंध पर आक्रमण करने का जो हमें जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है। चचनामा को लेकर के 2 क्वेश्चन आपने याद करने। पहला, इसका लेखक कौन है? इसका जो रचयिता है वो अली अहमद है। ठीक है, और यह किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अरबों ने सिंध को जीता था, सिंध पर विजय प्राप्त करी, वो जानकारी कहां से मिलती है? इस पुस्तक से मिलती है। इसका लेखक अली अहमद है। अब 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, यह किताब अली अहमद ने किस भाषा में लिखी? जो ऐसी किताबें हैं, चचनामा हो गई, तहकीके हिंद हो गई, अलबरूनी की पुस्तक, इनकी भाषा पूछता है। तो अली अहमद ने इस किताब को अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा, इस भाषा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करा? तो फारसी में इसका अनुवाद अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया। इसका जो पूरा नाम था वो था आपका मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अबू बकर कूफी भी चचनामा की रचना से संबंधित है, उसने इसका अरबी से फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद करने। साथ साथ में जो लूसेंट के नोट्स हैं, हमारा जो पूरा बेस है वो लूसेंट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस सीरीज में कि आपको केवल यहां पर लूसेंट के ही नोट्स देखने को मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने एक्स्ट्रा बातें हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको साथ साथ में कवर कराते हुए चलूं। जो हमारा बेसिक है वो लूसेंट को लेकर चलेंगे, साथ में सारी किताबों का जो सार है, जो फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला है, संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी को माना गया है, और इसके रचयिता पाणिनि हैं। ठीक है, पहली बार लिपि शब्द का इस्तेमाल भी इसी पुस्तक में हुआ है। लिपि शब्द सबसे पहले किस रचना में देखने को मिला है? अष्टाध्यायी में देखने को मिला है। ठीक है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, वह जानकारी चचनामा से मिलती है, उन्होंने जीता सिंध को। भारत पर यवन आक्रमण हुए, इस जानकारी का स्रोत है गार्गी संहिता, और गार्गी संहिता कात्यायन की रचना है, कात्यायन इसको कहा गया है। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन बना था कि गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? यह युद्ध से संबंधित ग्रंथ है, किसी का यात्रा वृत्तांत है, या किसी की जीवनी है?
इसी प्रकार के आपके विकल्प थे। जो गार्गी संहिता है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, और इसी में भारत पर हुए यवन आक्रमण का उल्लेख है। रचयिता का नाम उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन आपने याद करना है कात्यायन इसका रचयिता है। अगला है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभाष्य। पतंजलि की प्रसिद्ध रचना कौन है? देखिए, जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि। इन्हीं की मदद से पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन आता है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किसकी सहायता से करवाए? पतंजलि की मदद से। पतंजलि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे कहते हैं महाभाष्य। किसका है? पतंजलि का। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये वाली रचना आपने बहुत बार पेपर में देखी होगी। इसको लेकर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आप आसानी से कहते हैं विशाख दत्त है। अब इस क्वेश्चन को भी याद करें कि यह किस काल की जानकारी देता है? यह मौर्य काल की जानकारी हमें देता है, ठीक है। कथा सरित सागर, इसके रचयिता कौन है? यह भी कई बार पूछा जाने वाला ग्रंथ है। इसके लेखक ये हैं सोमदेव। ये भी हमें मौर्य काल की जानकारी देता है, कथा सरित सागर। इसी प्रकार व्रत कथा मंजरी, इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, और यह भी मौर्य काल की जानकारी देता है। अगली रचना है नीतिसार, इसके रचयिता कामंदक हैं और यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगली रचना है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है, ठीक है। जो शुंग वंश के राजकुमार थे राजा अग्निमित्र, उनके ऊपर यह रचना लिखी गई है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र। कालिदास की कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में आती हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है मेघदूत। किसकी रचना है? कालिदास की। एक रचना है जिसका नाम है रघुवंश, ये भी कालिदास की है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है ऋतु संहार, ये किसकी है? कालिदास की रचना है, ठीक है। कुमार संभव, इन्हीं की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इन्हीं की रचना है, ठीक है। विक्रमो वर्ष्य, इन्हीं की रचना है। अगला है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और यह हमें गुप्त काल की जानकारी देता है। विशाख दत्त की जो रचना है वो मौर्य काल की जानकारी देती है और शूद्रक की जो रचना है वो गुप्त काल की जानकारी देती है। हर्षचरित की बात करें, हर्षचरित यह हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसकी रचना है, ठीक है। बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक आपकी हर्षचरित्र और एक आपकी कादंबरी। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की हैं, ठीक है। यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की भी कुछ रचनाएं हैं जो पेपर में आती हैं। हर्षवर्धन की एक रचना है जिसका नाम है रत्नावली। इसके अलावा एक नाम है प्रियदर्शिका और एक रचना है नागानंद। ये 3 रचनाएं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ठीक है। और उसका दरबारी जो था बाणभट्ट, उसकी रचना है हर्षचरित और कादंबरी। अगला है रामचरित। देखिए, इसको रामचरित भी लिखा गया है और कुछ जगहों पर इसे रामपाल चरित भी लिखा गया है। बंगाल के एक शासक थे रामपाल, उनकी जीवन कथा है और इसको लिखा है संध्याकार नंदी ने। पूरा नाम क्या है? संध्याकार नंदी, ठीक है। तो रामचरित किसके ऊपर है? बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। इसे रामपाल चरित भी कहा गया है और रामचरित भी कहा गया है। रचनाकार संध्याकार नंदी है। अगली है पृथ्वीराज रासो। यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद बरदाई ने लिखा है। चंद बरदाई की यह रचना पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और कौन से वाले पृथ्वीराज चौहान? एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो याद करेंगे पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। किसकी रचना है? चंद बरदाई की है। ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ। अब विदेशी यात्रियों से भी हमें कुछ जानकारियां मिली हैं भारत के बारे में। इसमें इतिहास का पिता किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी किताब है हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नाम क्या हैं? ये क्वेश्चन बनता है, सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक भारत आए थे? आपको 4 नाम देगा और कहेगा इनमें से कौन नहीं था। तो 3 नाम प्रमुख हैं, नियार्कस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 व्यक्ति हैं, 3 लेखक हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत एक रहता था, इसका नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगस्थनीस। इसका नाम आपने याद करना है। देखिए, सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था और
जब यहां से उसकी सेना वापस गई, अपनी सेना के साथ वो वापस गया, तो जो उसने भारत के इलाके में जो क्षेत्र जीते थे, यहां का सेनापति वो सेल्यूकस निकेटर को बनाकर गया। इधर राजा कौन बन गया? सेल्यूकस निकेटर। उधर मगध पर घनानंद का शासन था, उसे पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मगध पर आ गए चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर को पराजित कर देते हैं। उसके बाद निकेटर इनसे संधि कर लेता है, अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर लेता है और अपना एक राजदूत इनके दरबार में भेजता है। इनके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। दो क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद करना है कि यह किसका दरबारी था, तब आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और किसका राजदूत था, तब आप सेल्यूकस निकेटर का नाम याद करेंगे। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में वो रहा और एक रचना उसने करी जिसे कहा जाता है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक बताया है किसने? स्ट्रैबो ने। क्वेश्चन बन सकता है। मौर्य काल की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है एक अर्थशास्त्र को और एक इंडिका को। इंडिका में जो विवरण मेगास्थनीज देता है उसे काल्पनिक बता रहा है स्ट्रैबो। ठीक है, अगला है बिंदुसार। मौर्य के काल में तो मेगास्थनीज आया, बिंदुसार जो था इसके दरबार में डायमिकस आया था। यह सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अशोक के दरबार में डायनोसिस आया था। यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। तो तीन प्रमुख मौर्य शासकों के दरबार में तीन विदेशी राजदूत आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमिकस बिंदुसार के दरबार में और डायनोसिस अशोक के दरबार में मिलान करने के लिए आता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल यह किताब टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 80 ईस्वी के समय के भारत के बंदरगाह की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो देखिए, भारत में पहली शताब्दी के या पहली सदी के दौरान भारत के बंदरगाहों की जानकारी, ये सबसे प्राचीन स्रोत है बंदरगाहों की जानकारी का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके रचयिता का नाम क्लियर नहीं है, इसका रचयिता कौन था इसके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं है। बस इसके बारे में इतना कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत के जो बंदरगाह हैं उनकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो यह पुस्तक है। इस पुस्तक को एक व्यक्ति ने लिखा था जो भारत में यात्रा पर आया था, उसका नाम कहीं पर भी उल्लेख अभी नहीं है। हिंद महासागर की यात्रा पर वह व्यक्ति आया था और उसी ने इस किताब को यहां पर लिखा। इस किताब में उस समय के बंदरगाह और उस समय की जो व्यापारिक वस्तुएं हैं जो भारत से व्यापार के लिए बाहर जाती थी, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि किस ग्रंथ में पश्चिमी जगत को भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की पहली जानकारी हमें मिलती है, विस्तृत जानकारी, वो इसी पुस्तक में मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अगला है भारत आने वाले प्रमुख चीनी लेखक। कौन कौन से चीनी लेखक हैं, किसके काल में आए, उनको देखिए। सबसे पहले है फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के राजा थे, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका जो शासन काल था वो 375 से लेकर 415 तक था। ठीक है, इनके शासन काल में 399 से लेकर 414 तक भारत आया था फाहियान। तो फाहियान किसके दरबार में आया और कब आया वो हमने देखा। इसकी एक किताब है, इसकी किताब का नाम है फूको की। फूको की, जैसे सीओ की किसकी है? हुएनसांग की, वैसे ही फूको की किसकी है? फाहियान की। ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का उल्लेख किया है। तो मध्य प्रदेश की समाज का, वहां की संस्कृति का, वहां की समृद्धि का जो वर्णन किया है वो फाहियान ने किया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रमुख चीनी यात्री था हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आप जानते हैं 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इसी के बीच में 630 ईस्वी से लेकर लगभग 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा। हुएनसांग चाइना से भारत आने के लिए 629 ईस्वी में वहां से चला और 630 ईस्वी में भारत के एक राज्य कपिशा में यह पहुंचा। तो कब चला चाइना से और कब भारत में आया, ये क्वेश्चन बनता है। और किस राज्य में आया? कपिशा में आया। 645 में लगभग 15 साल ये भारत में रहा और फिर उसके बाद ये वापस चाइना चला गया। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के उद्देश्य से यह भारत आया था। कौन? हुएनसांग। ठीक है,
तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इसने 15 साल भारत में गुजारे, 15 में से 6 साल ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है और उस दौरान वहां के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ठीक है, इसका यात्रा वृतांत, इसकी जो पुस्तक है वो सियूकी के नाम से है। तो इसकी किताब का नाम, कब आया, कब गया नालंदा में, क्या उद्देश्य था, वो सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसकी जो ये किताब है सियूकी, इसमें टोटल 138 देशों की जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक और चीनी यात्री है जिसका नाम याद कर लेना, हुई ली इसका नाम है। हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है। क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि बनेगा इतना डिटेल में, लेकिन इसी के साथ लिख लीजिए ह्वेनसांग की जीवनीकार कौन है, तो हुई ली का नाम आपने याद करना है। ठीक है, अगला लेखक है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में आया था। इनका क्रम लगाने को आता है, तो सबसे पहले फाइयान आया, फिर आपका ह्वेनसांग आया और फिर आपका इत्सिंग आया। ठीक है, और इन सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज। इन चारों के क्रम लगाने को आते हैं। ठीक है, यह 7वीं शताब्दी में आया। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी है। जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे उनकी जीवनियां किसने लिखी हैं, इत्सिंग ने लिखी हैं। किस सदी में आया, 7वीं सदी में आया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीनी लेखक। इसके बाद आता है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो हमने ऊपर याद कर लिया चचनामा वाली किताब को, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी है अल बरूनी की पुस्तक। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला सबसे प्रमुख लेखक कौन है? तब आप कहेंगे अल बरूनी। ठीक है, यह ख्वारिज्म या खीव का शासक था, जिसे हम आज तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। तो जो अल बरूनी था ये कहां का निवासी था? ख्वारिज्म का, यानी तुर्कमेनिस्तान का। इसकी किताब है, पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद और भारत की खोज, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग किताबें नहीं हैं, ये दोनों इसी किताब के नाम हैं, किताब उल हिंद के। ठीक है, कई बार देता है तहकीक ए हिंद किसने लिखी, भारत की खोज किसने लिखी। तीनों किताबों के नाम एक ही किताब है। ठीक है, यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन हाल ही में बना था कि जो किताब उल हिंद है किस भाषा की पुस्तक है? अरबी भाषा की। नेक्स्ट है इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से है? इब्न बतूता मध्यकाल के दौरान भारत में आया था, दिल्ली सल्तनत के दौरान यह भारत आता है। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आया था। यह कहां का निवासी था? यह मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका का था, मोरक्को से आया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किस देश से आया, किस वर्ष आया, किसके काल में आया। ठीक है, वो तीनों हमने इन 2 पॉइंट्स में देखा। इसने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा, जो अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम है रहला, और यह रहला इसने अरबी भाषा में लिखी। इस पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की हो या मुगल सल्तनत की हो, जो राजभाषा थी वो फारसी थी, लेकिन जो ये रचना करी गई है रहला या जो अल बरूनी लिख रहा है वो सब किस में है? अरबी में है। ठीक है, इसे तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। यह भारत में कितने वर्षों तक रहा? यह भारत में लगभग 9 वर्षों तक रहा। 1333 में यह भारत आता है और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपना राजदूत बनाकर चाइना भेज देता है। क्वेश्चन आता है तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चाइना भेजा था? तो भी इसी का नाम आप लेंगे। ठीक है, इब्न बतूता का। तो ये हमने कुछ ग्रंथ देखे। लास्ट में कुछ अन्य लेखक हैं, 2 प्रमुख लेखक हैं, एक तारानाथ और एक मार्को पोलो। तारानाथ जो है एक प्रसिद्ध तिब्बती लेखक है, यानी एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हैं। इनकी 2 रचना है, एक है कंगयूर और एक है तंगयूर। तो कंगयूर और तंगयूर ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? बौद्ध लेखक तारानाथ के हैं। ठीक है, और लास्ट में किस विदेशी यात्री का विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? तो पांड्य जो राजा थे, इनके इतिहास की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका मार्को पोलो की रचना। इसकी रचना का नाम क्या है वो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका विवरण जो है वो पांड्या राजाओं की जानकारी का, पांड्या इतिहास की जानकारियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मार्को पोलो की बात करें तो यह वेनिस से आया था। वेनिस यानी ये इटली का निवासी था। देश का नाम पूछा जाता है। किस शताब्दी में यह भारत आया? 13वीं शताब्दी में यह भारत आया था और दक्षिण भारत में गया था। पांड्या राजाओं के काल में यह आया था, इसीलिए इसके विवरणों से हमें दक्षिण भारत की ज्यादा जानकारियां मिलती हैं और पांड्या इतिहास के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। मार्को पोलो को लेकर के एक क्वेश्चन और यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार किसको कहते हैं?
तो वो कहा जाता है मार्को पोलो। देखिए यात्रियों में राजकुमार किसको कहते हैं? अगर सिंपल आएगा तो आप होइनसांग का नाम याद करेंगे, ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। लेकिन मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है लूसेंट जीके टॉपिक वाइज सीरीज, और उसमें हम प्राचीन इतिहास के स्रोत कवर कर रहे थे, उसकी सेकंड क्लास हमने यहां पर कवर करी। अगले वीडियो में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे, बोगासकोई अभिलेख के बारे में बात करेंगे, क्या क्या जानकारियां मिली हैं वहां से, किन देवताओं का उल्लेख है उनकी बात करेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।